नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ग्रीक दर्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे ग्रीक दर्शन के प्रमाणवाद की। ग्रीक दर्शन में एटमिक थ्योरी अवेलेबल है। द एटमिक फिलॉसफी ऑफ ग्रीक दर्शन। दरअसल ग्रीक दर्शन में थेल्स से ही मूल तत्व के खोज की यात्रा चली आ रही है कि जो अनुभव जगत है उसके पीछे का कारण क्या है। ये अनुभव जगत अस्तित्व में कहां से आया। तो जो माइलेसियस संप्रदाय के लोग थे उन्होंने इसका अपने तरीके से समाधान देने की कोशिश की। तो परमानाइडीज, हेराक्लाइटिस, जीनो, एम्पेडोक्लीज, एनेक्जिगोरस, इन सब ने लगभग एक तरीके की बातें की। और ये सब बहुतत्ववादी बातें कर रहे हैं। ये सब लोग लगभग समकालीन भी। लेकिन इन सब में एक महत्वपूर्ण चिंतन परंपरा ग्रीक दर्शन में आती है जो परमाणुवाद के नाम से जानी थी। और ये विज्ञान जगत में अपना एक प्रभावशाली कदम ग्रीक दर्शन में हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हम प्रमाणवादी दर्शन, एटमिक फिलॉसफी की बात करते हैं, ग्रीक दर्शन में हमें दो नाम मिलते हैं। पहला नाम है ल्यूसिपस का, दूसरा नाम है डेमोक्रेटिस का। ऐसा माना जाता है कि ल्यूपिकस टीचर थे और डेमोक्रेटिस उसके उनके स्टूडेंट। लेकिन दिलचस्प बात है कि ल्यूसिपस, जिन्हें हम फादर ऑफ एटमिक फिलॉसफी इन स्पेशली इन ग्रीक फिलॉसफी एक्सेप्ट करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में भी कई बार प्रश्न उठता है कि वो कहीं काल्पनिक पात्र तो नहीं है, वो वास्तव में है या नहीं। लेकिन अरस्तु ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। अरस्तु के अतिरिक्त एक और ग्रीक स्कॉलर हैं, थियोफास्टस। उन्होंने भी ल्यूसिपस के बारे में लिखा है, जिसके वजह से बोरनेट ने कहा कि ये लोग कोरी कल्पना नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ये बात मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि ल्यूसिपस नामक कोई व्यक्ति नहीं था। फिर भी हमारे पास ल्यूसिपस के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी, प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितनी जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी के अनुसार डेमोक्रेटिस ने जो कुछ भी सीखा वो ल्यूसिपस से सीखा, परमाणुवाद के बारे में। वो उसका स्टूडेंट था, पीपल था। कई लोग ये भी कहते हैं कि उन दोनों में मित्रवत व्यवहार था, वो दोनों मित्र थे। फिलहाल जो डेमोक्रेटिस हैं, उनका टाइम, उनका जन्म माना जाता है लगभग 460 साल पहले। और ये अन्य ग्रीक स्कॉलर्स के तरीके से एक समृद्ध परिवार से संबंधित थे। और ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे। ये ल्यूसिपस से इनकी मुलाकात हुई और ये लगभग उम्र में ये माना जाता है कि ल्यूसिपस से 20 वर्ष छोटे थे, लेकिन फिर भी इन
इन दोनों में मित्रवत संबंध। डेमोक्रेटस के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो उन्होंने न केवल फिलॉसफी के बारे में अपनी लेखनी चलाई, अपने विचार रखे, बल्कि वो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, औषधि शास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, व्याकरण, कृषि, विधि शास्त्र, चित्रकला आदि के बारे में भी उनकी जानकारी मानी जाती है। तो हम देख सकते हैं जिस प्रकार से प्लेटो बहुत सारे सब्जेक्ट के फादर के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, उसी तरीके से एक पूर्व अरस्तु, एरिस्टोटल, इसी तरीके से पूर्व अरस्तु हमें डेमोक्रेटस में देखने को मिलता है। तो उनकी शैली जो है वो प्लेटो से काफी मिलती है। प्लेटो जिस प्रकार से सरस, मनोहर, काव्यात्मक रूप में चीजों को प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार का प्रस्तुतिकरण हमें डेमोक्रेटस के दर्शन में भी देखने को मिलता है। उनका इतने ज्ञान का स्रोत उनके अनुसार ही उनकी यात्रा है। और कई बार यह भी माना जाता है शायद प्लेटो का संपर्क डेमोक्रेटस से नहीं था। प्लेटो डेमोक्रेटस के बारे में परिचित नहीं था, क्योंकि प्लेटो की रचनाओं में हमें डेमोक्रेटस की चर्चा नहीं मिलती। तो संभव था, जबकि अरस्तु की रचनाओं में इसकी चर्चा मिलती है। तो इसी वजह से जो वायरनेट हैं वो लिखते हैं कि अगर प्लेटो परिचित होते डेमोक्रेटस, तो उनके बारे में, उनकी रचनाओं में, प्लेटो की रचनाओं में उसका उल्लेख जरूर मिलता। ऐसा माना जाता है कि जो डेमोक्रेटस हैं वो सुकरात, सोफिस्ट के समय के हैं, और उनकी मृत्यु लगभग वो 90 की एज में होती है। तो एक लंबा जीवन उन्होंने जिया। अब यदि हम बात करना शुरू करें उनकी फिलॉसफी की, फिलॉसफी ऑफ एटमिज्म, परमाणुवाद की बात करें, इसे परमाणुवाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये विचारधारा परमाणु को मूल तत्व के रूप में स्वीकार करती है। परमाणुवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि यह परमाणु को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार कर रहा है, और इन परमाणुओं की संख्या जो है वो असंख्य मानी गई। असंख्य मानने के कारण ही परमाणुवादी भी अपने पूर्ववर्ती विचारक एम्पेडोक्लीज और एनेक्जेगोरस की तरह बहुतत्ववादी हो जाते। तो लेकिन परमाणुवाद में एनेक्जिमेंडर का और एम्पेडोक्लीज के जो आइडियाज हैं उनसे भिन्नता है। इनका जो परमाणुवाद है, परमाणु का स्वरूप है, वो एनेक्जेगोरस के जो बीज रूप में, जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बीज रूप में जो तत्व स्वीकार किए उससे अलग है। तो हम सबसे पहले चर्चा करें परमाणुवाद के स्वरूप की। तो जब भी किसी पदार्थ को, हम परमाणु तो कैसे पहुंच सकते हैं, यदि हम किसी पदार्थ को लगातार तोड़ते चले जाएं, तो अंत में हमें एक ऐसा कण मिलेगा जिसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, और यही अविभाज्य जिसको हम और आगे नहीं तोड़ सकते, उसी कण को परमाणु कहते हैं। ये जो परमाणु शब्द है हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा में भी प्रयोग होता। अंग्रेजी में एक शब्द है एटम, ATOM, जो ग्रीक भाषा से आता है, उसका अनुवाद है। तो एटम शब्द दो शब्दों से बना है। इसमें ए जो है, जो निगेटिव, जिसका अर्थ होता नॉट,
और टर्म मीन्स होता है कट। तो जिसको और आगे कट ना किया जा सके वो एटम है, उसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। और ऐसे सत्ता जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसका और ज्यादा कट नहीं किया जा सकता, उनके नंबर्स कितने, वो असंख्य। तो यहाँ पे हम इसकी तुलना कर सकते हैं संख्या के मामले मामले में एनक्जोगोरस। एनक्जोगोरस भी इसी तरीके के असंख्य तत्वों को स्वीकार करते हैं, जिसे उन्होंने बीज कहा। किंतु ये जो बीज हैं एनक्जोगोरस के, वो परमाणु के तरीके से अविभाज्य नहीं है, क्योंकि एनक्जोगोरस इसका विभाजन अनंत काल तक स्वीकार करते हैं, अनंत विभाजन संभव है। तो इस ये जो इसकी अविभाजिता है, इस अविभाजिता के कारण ये परमाणु का जो बीइंग है उससे मिलता जुलता नजर आ रहा है। इसीलिए रसेल, जो कि कंटेम्पररी स्कॉलर हैं, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी उनकी जो बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि जो परमाणुवाद है वो एनेक्जेगोरस का जो बीज है, और जो अनंत तक विभाजित हो सकता है, असंख्य है संख्या में, और परमाणुइड का जो अविभाज्य है, उन दोनों का समझौता है, उन दोनों का मिला जुला रूप है। तो कई बार जब हम परमाणुवाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो मन में सयास स्वतः ही एक विचार, एक प्रश्न उठता है कि भारतीय चिंतन परंपरा में, वैशेषिक दर्शन में या जैन दर्शन में भी परमाणुवादी अवधारणाएं हैं, उनके साथ इसकी क्या स्वरूप है। तो परमाणुवाद, जो भारतीय चिंतन परंपरा में परमाणुवाद है, वो परमाणुओं को वैशेषिक परमाणुवाद में परमाणुओं में गुणात्मक भेद मानते हैं। गुणात्मक भेद मतलब परमाणु चार हैं, पृथ्वी के परमाणु, अग्नि के परमाणु, वायु के परमाणु और जल के। तो ये गुणात्मक रूप से अलग है। जबकि जो ग्रीक परमाणुवाद है वो गुणात्मक भेद नहीं मानता, वो परिमाणात्मक भेद मानता है कि जो परमाणु है उनका आकार अलग अलग है। जबकि भारतीय चिंतन परंपरा में परिमाणात्मक आकार भिन्न नहीं माना गया, परिमाणात्मक भेद नहीं स्वीकार किया गया, केवल गुणात्मक भेद स्वीकार किया गया। इसके पलट ग्रीक चिंतन परंपरा गुणात्मक भेद न मानकर केवल परिमाणात्मक भेद माना गया। तो जो हम ग्रीक परमाणुवाद की अन्य, उनके परमाणु की अगर हम विशेषताओं की बात करें, तो वह भी परमाणु को अतीन्द्रिय मानते हैं, अभेद मानते हैं, नित्य मानते हैं, उत्पत्ति और विनाश से परे मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि गुण रहित है। जब हम गुण रहित कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आकार उसमें है तभी परिमाणात्मक भेद हो पा रहा है, लेकिन वो रूप, रंग, ध्वनि, स्वाद आदि गुणों से रहित है। इसलिए कई बार उन्हें गुण रहित कहा जा रहा है। ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान, परमाणुओं में आकार, आकृति और व्यवस्था और स्थिति में अंतर है। गुणों में और इसी आकार, आकृति और व्यवस्था के अंतर के कारण परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव डिफरेंस आ रहा है। तो पूरी जो सत्ता अस्तित्वमान है, ग्रीक परमाणुवादियों के अनुसार दो चीज उसके लिए जरूरी है। एक तो चार, जो एक तो परमाणु, चार परमाणु नहीं, गुण नहीं, परमाणु जो असंख्य है। दूसरा शून्य आकाश। तो ग्रीक परमाणुवाद में दो तरह की सत्ता है, एक परमाणुओं की सत्ता है और दूसरी उन परमाणुओं के रहने के लिए इम्पटी स्पेस की सत्ता स्वीकार।
परमाणुवादी कहते हैं कि संसार में वस्तुओं का निर्माण परमाणुओं की एक विशेष व्यवस्था में मिलने से और विक्षोभ से बिछड़ने से होती है, और यह कार्य बिना गति के संभव नहीं है। किंतु गति के लिए, गतिशील होने के लिए परमाणुओं को शून्य आकाश की आवश्यकता है। तो इसीलिए ल्यूसिपस परमानाइडीज के जो नॉन बीइंग आकाश को जो उन्होंने शून्य की संज्ञा दी है, उसको स्वीकार किया है, नॉन बीइंग के अस्तित्व को स्वीकार किया है। और गति के लिए एम्प्टी स्पेस, शून्य आकाश की आवश्यकता बताई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिना आकाश के किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। तो इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रीक परमाणुवादी चिंतन परंपरा में दो प्रकार की सत्ताएं पाई जा रही हैं, एक परमाणु की और दोनों की दूसरी शून्य आकाश की। दोनों में अंतर यह है कि जहां परमाणु अपने आप में परिपूर्ण है, वहीं जो आकाश है वो शून्य है। उन अब एक प्रश्न और यहां पर आता है कि जो शून्य आकाश है उसमें असंख्य जड़ परमाणु गतिशील रहते हैं, जिससे सारी वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इनमें वो गति आती कैसे? तो ग्रीक परमाणुवादियों का जो उत्तर है इस विषय पर, कि वो ये मानते हैं कि परमाणु स्वतः गतिशील हैं, उनमें गति उनका स्वभाव है। जिस प्रकार से मधु में मिठास, दूध में सफेदी, उसी प्रकार से जैसे ये गुण है, अनिवार्य गुण है, उसी प्रकार से परमाणुओं में गति भी स्वाभाविक रूप से निहित रहती। इससे पहले जो हम एनेक्सिगोरस की बात करें, एम्पेडोक्लीज की बात करें, तो एम्पेडोक्लीज जो चार तत्व मान रहे हैं, उनमें गति के लिए प्रेम और घृणा दो तत्व को मानते हैं। इन दो तत्वों की वजह से उनमें गति आती है। तो एनेक्सिगोरस एक नाउस नामक सत्ता मान रहे हैं जो कॉन्शियस भी है। इन दोनों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक पिछले वीडियोज में कर चुके। तो उससे गति मानते हैं, जबकि परमाणुवादी यांत्रिक गति को स्वीकार करते हैं, और या पूर्ण रूपेण से उसके स्वभाव के। तो ये जो जगत का निर्माण है वो इनके अनुसार क्या होता है कि परमाणु में अलग अलग आकृति और आकार है जो शून्य आकाश में रहते हैं, और इनमें चूंकि गति है तो वो आपस में विचरण कर रहे हैं, और इस विचरण के कारण वो आपस में टकराते हैं, जिसके वजह से एक चक्रवात पैदा होता है, और उसके वजह से विभिन्न परमाणु एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु आदि चीजों का निर्माण करते हैं। यहां पर एक विवाद भी है कि क्या ये परमाणु भार युक्त है या नहीं। इसको लेकर कोई स्पष्ट उत्तर हमें डेमोक्रेटस या ल्यूसिपस के दर्शन में नहीं देखने को मिलता है। तो जो इपिक्यूरस हैं वो ये मानते हैं कि इपिक्यूरस भी परमाणुवादी हैं, वो ये मानते हैं कि इसमें भार होता है। लेकिन बर्नेट का मत है कि जो प्राचीन परमाणुवादी हैं वो भार को परमाणु का गुण नहीं मानते हैं। इपिक्यूरस ने स्वयं इसको उसमें जोड़ा है। तो इस प्रकार से
ये सारी जो विश्व की प्रक्रियाएं हैं परमाणु के आपस में टकराने जुड़ने से ही सब पैदा होता है। ये पहली बार ये बातें हो रही हैं कि सूर्य चंद्र जैसी विशाल चीजें या छोटी से छोटी चीजें अपने आप में सब कुछ परमाणु से ही निर्मित है, स्वतंत्र रूप में इन सब चीजों का अस्तित्व नहीं है। यहां तक कि आत्मा के बारे में भी वो ये मानते हैं, आत्मा को भी परमाणु निर्मित मानते हैं, और चूंकि वो गुणात्मक भेद नहीं स्वीकार करते तो आत्मा भी उसी परमाणु से बनी है जिससे जड़ चीजें बनी। बस अंतर इतना है कि आत्मा के परमाणु अधिक चिकने होते हैं, अधिक परमार्जित होते हैं, वो ज्यादा गोल होते हैं। और जब वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आदि के परमाणुओं के संपर्क में आते हैं तो वो चेतना को उत्पन्न करते हैं, जीवन को। तो ये परमाणुवादी ये स्वीकार करते हैं कि कॉन्शियसनेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर। तो जो मेटेरियलिज्म की भौतिकवाद की व्याख्या है जो वो यहां पर आरोप, परमाणुवादी विशुद्ध रूप से भौतिकवादी, वो नास्तिक भी है, स्वभाव से नास्तिक है। वो ईश्वर आदि की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो ये मानते हैं, पहली बार इस तरीके की चर्चा हो रही है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, आंधी हो गई, आग का लगना हो गया, इनसे भयभीत होकर मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना की है। तो देवताओं के अस्तित्व को किसी दिव्य शक्ति के रूप में ये स्वीकार नहीं करते हैं कि ये नास्तिक हैं, एथीस्ट भी। लेकिन भौतिकवादी होने के बाद भी ग्रीक परमाणुवादी भौतिकवादी जीवन जीने के बहुत पक्षधर नहीं है। वो सुख को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं, वो संयमित जीवन जीने, न्यायपूर्ण जीवन जीने को बहुत महत्व देते हैं। तो ग्रीक दर्शन जो कि आगे बढ़ेगा सुकरात के रूप में, उसके लिए परमाणुवादियों ने एक बहुत बड़ा आधार प्रदान किया, चाहे वो ज्ञान की पद्धति के रूप में हो, आचरण के रूप में हो। तो ये जो परमाणुवाद है, इसके बाद हम जो सोफिस्ट का दर्शन पढ़ेंगे, सामान्यतः जो सुकरात पूर्व दर्शन है उसमें हम परमाणुवाद को पढ़ते हैं। जबकि ये माना जाता है कि डेमोक्रेटस सोफिस्ट के साथ सुकरात के समकालीन। तो सुकरात दर्शन के पूर्व जो हमें एक दर्शन और पढ़ना है वो सोफिस्ट दर्शन है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।